तैयार हो जाइए बाजार में बड़े एक्शन के दिन के लिए। भले ही एसजीएक्स निफ्टी में आपको दिख रही हो सुस्ती और हल्की कमजोरी, लेकिन बाजार में रहेगा भरपूर एक्शन, क्योंकि आज है अगस्त वाइजा सीरीज का आखिरी दिन। दुनिया भर के बाजारों के संकेतों के दम पर एक्सपायरी किन लेवल्स पर होगी और एक्सपायरी के दिन किस तरह से ट्रेड करें आप, इस पर रहेगा हमारा खास फोकस। शेयर बाजार लाइव में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। एक और एक्शन पैक्ड दिन हो सकता है आज भारतीय बाजारों के लिए। एक्सपायरी है, काफ़ी सारे स्टॉक्स पर फोकस है, कुछ अहम खबरें भी आ रही हैं सर। तो बहुत सारे ट्रिगर्स हैं जिनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो बताइए सर, आज के लिए बड़ी बातें क्या हैं? दीप, आज के बड़े ट्रिगर्स यही है कि अमेरिकी बाजारों में जो तेजी दिखी वो उम्मीद से बेहतर दिखी, क्योंकि भारतीय बाजार जब बंद हुए तो डाउ फ्यूचर्स 30-40 पॉइंट नीचे ट्रेड करते हुए दिख रहे थे, लेकिन उसके विपरीत अमेरिकी बाजारों में भले ही कारोबार सीमित दायरे में रहा हो, लेकिन हरे निशान में 80 अंकों से ज़्यादा की मजबूती के साथ अमेरिकी बाजार बंद होते हुए दिखे हैं और नैस्डैक ने एक बार फिर से नया रिकॉर्ड बनाया है। तो लगातार तेजी होती हुई दिख रही है और कल का सेशन भी उम्मीद से बेहतर रहा है। डाउ फ्यूचर्स अभी थोड़ी सुस्ती का मूड दिखा रहे हैं, लेकिन हमारा पोल ये कह रहा है कि 11,550 से 11,650 के बीच आज एक्सपायरी होने की उम्मीद है, यानी कि यहाँ से जहाँ कल क्लोजिंग हुई है उससे बेहतर एक्सपायरी की उम्मीद आप कर सकते हैं। ये एक साफ संकेत आता हुआ दिख रहा है। अब आइए, 5 दिनों की कमजोरी के बाद सोने और चांदी में बड़ा उछाल आया है। बड़ी अहम बैठक आज होने जा रही है अमेरिका में। उससे पहले थोड़ी बहुत तेजी सोने चांदी में, या यूँ कह सकते हैं कि निचले स्तरों से रिकवरी होती हुई साफ तौर पर नजर आ रही है। महाराष्ट्र सरकार ने 2 से 3% स्टैम्प ड्यूटी घटाई है, तो मुंबई और महाराष्ट्र की जो रियल एस्टेट कंपनियां उनके लिए एक अच्छी खबर है और यहां पर आपको थोड़ी तेजी देखने को मिल सकती है। थोड़ी नहीं, अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकती है। डिमांड फिर से रिवाइव करने के लिहाज से ये बड़ा कदम होगा। लेकिन आज जीएसटी काउंसिल की जो बैठक है जिसमें राज्यों को कॉम्पनसेशन देने पर विचार तो होगा, लेकिन देखना यह है कि क्या टोबैको यानी तंबाकू और साथ ही ऑटो इंडस्ट्रीज को, खासतौर से 2 व्हीलर इंडस्ट्रीज को जो राहत देने की बात हो रही थी उस पर विचार होता है या नहीं। अभी तक जो संकेत आ रहे हैं वो ऐसा लग रहा है कि आज किसी तरह का फैसला होने की उम्मीद 2 व्हीलर्स पर जीएसटी घटाने को लेकर उसकी संभावना काफ़ी कम है या नहीं के बराबर है। जी दीप। बिल्कुल अनिल जी, तो काफ़ी सारी खबरें आ रही हैं। रियल एस्टेट स्टॉक्स, ऑटो स्टॉक्स, लिकर स्टॉक्स और साथ ही टोबैको स्टॉक्स फोकस में रह सकते हैं, वहाँ पर नज़र रखते हैं सर। पर आज का जो बड़ा ट्रिगर है वो तो एक्सपायरी को ही लेकर होगा सर। जो आपने लेवल्स बात करे थे निफ्टी पर 11,625, 11,675, क्या आज आने की तैयारी में है? किस तरह का सेटअप लग रहा है सर? देखिए दीप, सेटअप तो परफेक्ट है। अब थोड़ा बहुत एशियाई बाजारों की कमजोरी है। उस कमजोरी की वजह से अगर हम कमजोर शुरुआत करते हैं, नीचे शुरुआत करते हैं, तो मुझे लगता है तुरंत खरीदारी के मौके होंगे। पहली चीज़ जो साफ दिख रही वो ये है कि बेस्ट के सिनेरियो में 11,600 के ऊपर की एक्सपायरी होगी। बेस्ट के सिनेरियो में 11,500 के ऊपर की एक्सपायरी होगी और वर्स्ट के सिनेरियो में 11,400 के ऊपर की एक्सपायरी होगी। तो 3 सिनेरियो आपके लिए। सबसे पहले बेस्ट के सिनेरियो की बात करें, यहाँ से डाउ फ्यूचर्स थोड़े मजबूत हो जाते हैं और एशियाई बाजारों में गिरावट रुककर हल्के हरे निशान में अगर तेजी होने के चांसेस बनते हैं, तो फिर उस केस में होगा ये कि आपके लिए तेजी के मौके बनते हुए दिखेंगे। और तब जो हमारा निफ्टी का टारगेट था 11,625, 11,675, जो हम कह रहे थे कि 11,341 को पार करने के बाद निफ्टी सीधा उस रेंज तक जाने की कोशिश करेगा, वो टारगेट आपके लिए बनते हुए दिखेंगे। ये आपके लिए आज की बेस्ट पॉसिबिलिटी है। बेस्ट पॉसिबिलिटी कि जिस तरह की सुस्ती अभी एशियाई बाजारों में है डाउ फ्यूचर्स में, वैसे ही अगर रहें, ज़्यादा कुछ बदलाव ना हो, तो शायद हम 11,550, 11,500 की रेंज में कहीं कहीं एक्सपायरी करते हुए दिखें। अगर कमजोरी बढ़ जाए 200-250-300 पॉइंट, अगर समझिए कि डाउ फ्यूचर्स नीचे हो जाए या फिर एशिया में कमजोरी थोड़ी बढ़ जाए किसी भी कारण से, तो फिर आपके लिए 11,400, 11,450 की एक्सपायरी की रेंज बनती है। लेकिन मेरा ये समझना है, डेटा के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो 11,500 के नीचे की एक्सपायरी की संभावना बेहद कम है। तो एक्सपायरी खराब होगी इसकी संभावना नहीं के बराबर, या यूँ कहें कि बहुत ही कम है। ना तो कहना कभी भी ठीक नहीं है, मार्केट है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन डेटा ये बता रहे हैं कि अच्छी एक्सपायरी होने की संभावना पूरी नजर आ रही है। जी दीप।
बिल्कुल अनिल जी, अच्छी एक्सपायरी की संभावना पूरी नजर आ रही है। और सर, इस एक्सपायरी की अच्छी एक बात रही है कि बैंक निफ्टी ने आउट परफॉर्म करा है। अगर एक्सपायरी में देखें तो निफ्टी 4% ऊपर है, उसके मुकाबले बैंक निफ्टी 8.5% ऊपर है। और कल तो एक बड़ा कैचअप भी हो गया, 5.5 महीनों की ऊंचाई पर बैंक निफ्टी है, 6 महीने की ऊंचाई पर निफ्टी है। पर ये जो कैचअप चल रहा है बैंक निफ्टी में, अगर लाइक टू लाइक कंपैरिजन करें सर, तो 27 फरवरी को जो निफ्टी के लेवल्स जो अब निफ्टी पर वापस दिख रहे हैं, उस हिसाब से 27 फरवरी को बैंक निफ्टी के लेवल्स 30,200 पर थे। तो अगर 30,200 के लेवल से देखें तो अभी भी बैंक निफ्टी में काफी बड़ा कैचअप बाकी है। क्या ये आता हुआ दिखता है? आने में आ सकता है दीप, ऐसा नहीं कि कभी नहीं आ सकता, लेकिन तब तक निफ्टी आपको इस लेवल पर मिलेगा नहीं, जाहिर सी बात है। लेकिन बात यह है दीप कि निफ्टी की जो बैंक निफ्टी पर निर्भरता थी वो कम हो चुकी है, काफ़ी हद तक खत्म हो चुकी है। भले ही बैंक निफ्टी अभी थोड़े दिनों से आपको आउट परफॉर्म करते हुए दिख रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी की अभी वो ताकत नहीं है कि निफ्टी को लीड कर सके। उसका रीज़न बताता हूँ दीप। अब टीसीएस, रिलायंस, ये स्टॉक्स इतने बड़े हो चुके हैं, इतने बड़े वेटेज हो चुके हैं कि बैंक निफ्टी में अब एक एचडीएफसी या आईसीआईसीआई बैंक का वेटेज आप उसके सामने कंपेयर नहीं कर सकते। तो ज़्यादा फोकस इस वक्त बाजार का ही है। और दूसरी चीज़ क्या होती है कि अगर ब्रॉड बेस रैली नहीं है तो फिर आपको बैंक निफ्टी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। अगर रैली ब्रॉड बेस है तो फिर आपको निफ्टी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर तो कोई न कोई सेक्टर आपको, कभी ऑटो आपको चलता हुआ दिखेगा, कभी आपको पीएसयूज मजबूत होते हुए दिखेंगे, कभी आपको जाहिर सी बात है कि टेलीकॉम चल जाएगा, कभी आपके लिए ऑयल एंड गैस स्टॉक्स में मजबूती हो जाती है। तो ढेर सारे आपके पास ऑप्शन है तेजी के लिहाज से, और ये ऑप्शन आपको बाजार में मजबूती दिखाते हैं। अब जहां तक सवाल ये कि जिस समय हम 11,600 के निफ्टी पर थे, उस समय बैंक निफ्टी 30,000 था। वो देखकर सुनकर अच्छा तो लगता है, लेकिन बैंक निफ्टी की जो मीडियम से लॉन्ग टर्म की अंडर परफॉर्मेंस है वो बरकरार रहेगी, शॉर्ट टर्म की आउट परफॉर्मेंस है वो बरकरार रहेगी। तो कुछ समय तक आप बैंक निफ्टी को और मजबूत होते देखेंगे। लेकिन अल्टीमेटली अब जो टेस्ट है बैंक निफ्टी की मजबूती का, वो इस एक्सपायरी के बाद है। एक्सपायरी तक अब जो अभी तक जो मजबूती बन रही थी वो इसलिए था कि जो पहले ट्रेड था वो ट्रेड ये था लॉन्ग निफ्टी शॉर्ट बैंक निफ्टी, और जब एक्सपायरी नजदीक आती तो आपको ये ट्रेड रिवर्स करना होता है कि लॉन्ग निफ्टी में अगर आपने लॉन्ग करके पैसा बनाया वहां बुक करिए, बैंक निफ्टी में आपने शॉर्ट किया तो उसे कवर करिए। तो ये जो पिछले 4-5 दिनों से बैंक निफ्टी की जो बेहतरीन परफॉर्मेंस है उसके पीछे शॉर्ट कवरिंग का काफी हाथ है, और अब एक्सपायरी खत्म हो जाने के बाद वापस से बैंक निफ्टी बड़ा आउट परफॉर्म करेगा, मुझे इसमें संदेह है। ओके, तो ये एक बड़ी बात है कि एक्सपायरी के लिए तो ठीक है, बट अब एक्सपायरी के बाद आउट परफॉर्मेंस दिखेगी कि नहीं उस पर नजर रखेंगे। खैर ये तो कल की बात है, आज देखते हैं कि किस तरह के एक्सपायरी के लेवल्स आते हैं। पर आज के फिर सेटअप की बात करते हैं सर। जिस तरह से एक्शन हमने अब तक बनते हुए देखा है, आज का सेटअप आपको कैसा लग रहा है? दीप, आज के सेटअप में देखिए सिंपल चीज़ ये है कि ग्लोबल संकेत सारे पॉजिटिव हैं, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं इसलिए पॉजिटिव मानकर चल रहा हूँ कि जो कुछ भी संकेत आपको अमेरिका से कल देर रात मिले वो काफ़ी बेहतर है। आज थोड़ी बहुत सुस्ती के साथ शुरुआत होती दिख रही है, लेकिन अगर दोनों संकेतों को मिलाकर देखेंगे तो आपके लिए कोई खास खराब संकेत है नहीं। एशिया हल्का फुल्का कमज़ोर है तो आप पॉजिटिव से न्यूट्रल मान सकते हैं। एफआईएस के संकेत फिर से पॉजिटिव है, घरेलू फंड्स के संकेत नेगेटिव साइड पर हैं, वायदा कारोबार के संकेत न्यूट्रल है, सेंटिमेंट और ट्रेंड दोनों ही पॉजिटिव है। अभी तक इसमें कहीं कोई दूर दूर तक बदलाव नहीं है। अब आइए आपके लिए आगे जो संकेत मिलते हुए दिख रहे हैं, अब रेंज बता दूं। 11,425 11,475 आज निफ्टी के लिए मजबूत सपोर्ट जोन है, और ये बेस्ट बाय जोन भी है। 11,400 के नीचे की कमजोरी में नहीं देख रहा है। एक्सपायरी के दिन आप 150 पॉइंट की रेंज हैंडी रखेंगे, इतना आपको ध्यान में रखना ही पड़ता है। लेकिन 11,425 11,475 ये मजबूत सपोर्ट जोन है। ऊपरी स्तरों पर 11,625 11,675 ये है आपके लिए ऊपरी रेंज जहां पर आपको फोकस करना है। बैंक निफ्टी 23,075 23,175 23,175 तक ये आपके लिए मजबूत सपोर्ट जोन है। 23,075 23,175 ऊपरी स्तरों पर 23,500 23,600 एक छोटी रुकावट का लेवल है। अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात एक ही है दीप कि अगर 23,500 23,600 की रेंज को बैंक निफ्टी पार कर लेता है तो उसके बाद 500 पॉइंट की 400 पॉइंट की फ्री राइड है। फ्री राइड से मेरा मतलब ये कि इसके बाद मैंने काफ़ी डेटा खंगालने की कोशिश की, लेकिन 24,000 के आसपास से पहले कोई
कोई एक भी बड़ा अहम रुकावट वाला लेवल नहीं मिलता। इसका मतलब ज़रूरी नहीं कि 23,550 पार करने के बाद सीधा 23,950 दिखे, बीच में कहीं भी रुक सकता है, लेकिन कहाँ रुकेगा ये डेटा में नहीं, अपने आप रुका तो रुका। अगर डेटा के लिहाज से आप देखेंगे, जैसा मैं आपको कह रहा था कि 23,175, 23,225 इस रेंज को पार करेंगे तो 23,425, 23,525 इसी एक्सपायरी में आते हुए दिखेंगे। तो 23,425 आपको कल मिल गया, कल हमने बैंक निफ्टी खरीदने की राय भी दी थी कल के क्लोजिंग सेशन में। तो ये रेंज अब सिमिलर सिचुएशन ये बन रही है, 23,550 के ऊपर टिक गया और वहां से ब्रेकआउट हुआ, थोड़ा भी ग्लोबल मार्केट्स ने सपोर्ट दिया, तो 400-500 पॉइंट की तेजी के लिए बैंक निफ्टी यहां से और तैयार होता हुआ दिख रहा है। तो ये आपके लिए लेवल्स ऊपर के बन सकते हैं। तो ऊपर में जो इंटरेस्टिंग रेंज निकल कर आ रही है वो 23,950, 24,050 की आती है। तो बीच में लेवल्स कोई खास है नहीं, ये आपके लिए रेंज होगी। आज के दिन की छोटी रेंज दे दूं मैं आपको, 11,500, 11,600 दिन की छोटी रेंज है, 11,460, 11,625 ये दिन की मीडियम रेंज होगी, और बड़ी रेंज 11,425 से 11,675 की, ये आज के लिए आप निफ्टी की मान कर चलिए। और बैंक निफ्टी की मैं आज छोटी, बड़ी और मीडियम रेंज दीप इसलिए नहीं दे रहा, सपोर्ट लेवल मैंने आपको बता दिए, 23,075 से 23,175 की रेंज में, 23,500, 23,550 ये आखिरी रुकावट लेवल है, 23,600 रख लें ज़्यादा से ज़्यादा, वो आखिरी रुकावट का लेवल है, और उसके पार सीधा फिर 400 पॉइंट कहीं कोई रास्ता पूरा खाली है। इसलिए मैं वो शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग रेंज नहीं दे रहा हूँ, आपको रेंज दे रहा हूँ कि इसके बाद क्या कुछ हो सकता है। जी दी बिल्कुल, तो एक रेंज आपको दे दी है, पर याद रखिए जब भी अनिल जी कहते हैं कि एक बड़ी ओपन रैली तैयार है बैंक निफ्टी में, तो हम देखते हैं कि ज़्यादातर करके वो रैली आती ही है। तो देखते हैं ये अहम लेवल्स आज बैंक निफ्टी क्रॉस करता है कि नहीं, और फिर वो 500 पॉइंट और ऊपर की रैली आती है या नहीं। सर, एक्सपायरी के दिन पीसीआर 1.7 के करीब है, कोई चिंता है यहाँ से? थोड़ा हाई लग रहा है या फिर एक्सपायरी के लिए ठीक है? हायर है, लेकिन एक्सपायरी के लिहाज से कोई खास चिंता की बात नहीं, और एक्सपायरी के हफ्ते में हमेशा पुट कॉल रेशियो आपको हायर दिख सकता है, और स्पेशली इतनी तेजी का मार्केट हो तो उसमें आपको 1.69 नॉर्मल डेज में होता तो हम कहते थे कि ऊपरी स्तरों पर थोड़ी दिक्कत हो सकती है। हाँ, 1.922 के आसपास अगर इंट्राडे में पहुंच जाए तो वहाँ पर आपको सावधान रहना है, वहाँ पर आपको प्रॉफिट बुक करके इंतजार करना है डिप का। अदरवाइज कोई खास दिक्कत वाली बात है नहीं अभी, तो आप आराम से चिंता न करें। एफ के नेट लॉन्ग्स कम हुए हैं, 63% से घटकर 61% हुए, तो थोड़ी सी ऊपरी स्तरों पर एफ की तरफ से इंडेक्स फ्यूचर्स में प्रॉफिट बुकिंग हुई, तो जो 66% तक एफ की लॉन्ग पोजीशन पहुंचे थे उसमें 4-5% की कमी आई है, तो हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग आई है, कोई खास बात नहीं। जो लगभग 10% एफ ने लॉन्ग पोजीशन बनाई थी शुक्रवार और सोमवार में, वहाँ से हल्की हल्की प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, तो हल्की प्रॉफिट बुकिंग ऊपरी स्तरों पर एफ की तरफ से। आइए अब आपको बता दूँ स्टॉप लॉसेज आपके कहाँ हैं। तेजी की पोजीशन में आपको स्टॉप लॉस रखना है 11,400 का, ये इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पर दूर दिखेगा आपको 150 पॉइंट, एक्सपायरी के दिन के लिहाज से दूर रखा है, लेकिन जिनको कम रिस्क रखनी है वो फिर 11,500 का रखें। बट एक्सपायरी का दिन और जो डेटा निकल कर आ रहे हैं उस हिसाब से 11,400 का स्टॉप लॉस आपके लिए परफेक्ट रहेगा। अब आइए बैंक निफ्टी, 23,000 का स्टॉप लॉस आपके लिए परफेक्ट है, या वो इंट्राडे के लिहाज से भी, क्लोजिंग के लिहाज से भी। जिनको रिस्क कम रखनी है वो स्टॉप लॉस अपना ऊपर खींच कर रखें, वो 23,175 के आसपास का बनता है। लेकिन फिर जब आप इतनी रिस्क ले ही रहे हैं 200 सवा 200 पॉइंट की, तो फिर थोड़ी सी और लीजिए। 23,000 का स्टॉप लॉस रखना ज़्यादा ठीक है, सेफ है, दूर है, लेकिन कुछ नहीं कर सकता। अगर बैंक निफ्टी आपको 2 दिन से इतने बड़े मूव दिखा रहा है तो फिर आपका स्टॉप लॉस नेचुरली थोड़ा दूर निकल कर आएगा, ये आपका स्टॉप लॉस है। शॉर्ट पोजीशन वैसे तो होनी नहीं चाहिए, स्टॉप लॉसेस ट्रिगर हो चुके हैं, लेकिन फिर भी जाहिर सी बात है अभी भी इतने शॉर्ट पोजीशन खड़े हैं तो किसी के तो होंगे, तो उन लोगों के लिए 11,600 अब ये आखिरी लेवल है जहां आपको शॉर्ट पोजीशन पर स्टॉप लॉस रखना चाहिए। 23,600 ये आखिरी लेवल है बैंक निफ्टी का, इसके बाद शॉर्ट न रहे। तो ये 2 लेवल से जिस पर आपको नजर रखनी है। जी दीप। बिल्कुल, तो ये तो है आपके लिए लेवल्स जहां पर नजर रखनी चाहिए। एग्जिस्टिंग पोजीशंस का सवाल है, नई पोजीशंस के लिए क्या सलाह देंगे सर आज? 11,450 के स्टॉप लॉस के साथ निफ्टी में खरीदारी करनी चाहिए। 11,600, 11,625 और 11,675 ये 3 टारगेट हैं ऊपर के, जिसके लिए निफ्टी में खरीदारी करनी चाहिए। जितना आप 11,450-75 की रेंज में खरीद सकें, 11,460, 11,475 आएगा नहीं आएगा पता नहीं,
तो इसीलिए अगर जितना गैप से नीचे खुलेंगे उतना खरीदने का आपके लिए बढ़िया मौका। 11,500 भी मिल जाए तो बड़ी बात है। तो ऐसा लग तो नहीं रहा, अगर 50-75 पॉइंट डाउ फ्यूचर्स हैं नीचे उतना तो हम संभाल लेंगे, ज़्यादा गिरे तो फिर देखते हैं क्या कुछ होता है। लेकिन 11,500 पहले अहमियत का लेवल है। और एक चीज़ और दीप बताना चाहता हूँ, और वो ये है कि आज अगर बाजार में कमजोरी होती भी है तो आपको कमजोरी गिननी है 11,500 से, समझ गए? क्योंकि जब तक अगर आप 11,500 के ऊपर हैं, यानी कि आप 49 पॉइंट अगर गिर भी जाते हैं तो आप गिरे नहीं है। पहला आपका पॉइंट 11,500 के नीचे से गिरना आपको शुरू करना है, ये चीज़ ध्यान में रख लीजिए। तो पहली बात तो ये होगी कि आप 11,500 के नीचे से ही कमज़ोर होना शुरू करेंगे। दूसरी बात जो है दीप वो है कि 11,500 के नीचे लगातार खरीदारी और बाइंग आने की संभावना पूरी है। तो आपके लिए तीनों लेवल तेजी की तरफ ये हो गए। अब आइए जो शॉर्ट करना है, शॉर्ट कहाँ करना है ये थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है। क्या 11,625 पर करना चाहिए, 11,600 से सोचना चाहिए? देखिए 11,675 मुझे सबसे सेफ लगता है शॉर्ट करने के लिहाज से, और उस लिहाज से मैं ये कहूँगा 11,650, 675 या 11,625 से आप सोचना शुरू कर सकते हैं कि अब शॉर्ट किया जाए। और ये वो लेवल्स हैं जहाँ पर आपको शॉर्ट करने के बारे में सोचना चाहिए। अब आइए तो ऐसी सिचुएशन में जो शॉर्ट करना है 650 675 की रेंज में यहाँ शॉर्ट करिए। 11,700 का स्टॉप लॉस लगाइए और नीचे की तरफ के जो टारगेट बनेंगे 11,600 और 11,550 के दीप, ये आपके टारगेट्स निफ्टी पर बनते हुए दिखेंगे। आइए बैंक निफ्टी खरीदे, 23,075 का स्टॉप लॉस है। जिनको और डीप लगाना 23,000 का लगा सकते हैं, थोड़ा ऊपर लगाना है वो 23,175 का लगा सकते हैं। 23,550 23,600 ये दो रेंज है जिसके लिए आपको पहले खरीदारी करनी है। और 23,600 के बाद मुझे नहीं पता कहाँ तक जाएगा, तब आप अपना स्टॉप लॉस 23,400 पर ले आएँ और फिर उसके बाद आप उस पोजीशन को होल्ड करें, क्योंकि अगला लेवल सीधा जो मुझे दिखता है वो 23,950 का दिखता है। तो फाइनल आगे टारगेट 23,950 24,050 इस 100 पॉइंट की रेंज के बनेंगे, वो आते हुए दिखेंगे। तो इसलिए बीच में मेरे पास कोई लेवल है नहीं एक्चुअली, तो मेरे लिए मैं इसका मतलब ये नहीं कि बीच में कहीं रुक नहीं सकता, लेकिन मेरे पास लेवल नहीं है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। मेरे हिसाब से 400 पॉइंट की तेजी नॉन स्टॉप वहाँ से निकल बनती है। 23,550 23,600 को पार करने के बाद 400-500 पॉइंट की बड़ी तेजी के लिए बैंक निफ्टी तैयार हो सकता है, वो आपको ध्यान में रखना है। जी दीप। बिल्कुल। तो जैसे कि अनिल जी बोल रहे हैं कि अगर ये कुछ अहम लेवल्स बैंक निफ्टी ने क्रॉस किए तो बड़ी तेजी के लिए तैयार हो रहे हैं। अगर आप शॉर्ट कर रहे हैं तो जैसे कि अनिल जी आपको लगातार पिछले कुछ दिनों से बता रहे हैं, हाईली स्किल्ड ट्रेडर्स, एक अच्छी रिस्क एपेटाइट हो तभी शॉर्ट करें। सर आज सेक्टर्स कौन से फोकस में आते हुए दिख रहे हैं जिस हिसाब से इतनी सारी खबरें आई हैं ऑटोज, रियल एस्टेट को लेकर? जी देखिए, रियल एस्टेट तो भागेगा, इसमें कोई सवाल ही नहीं है कि मुंबई में जिस तरह से 2 से 3% स्टैम्प ड्यूटी कम करने की बात कही है तो रियल एस्टेट भागेंगे। और रियल एस्टेट के साथ साथ दो सेक्टर और भागेंगे, बैंक्स और एनबीएफसी। अब बैंक्स और एनबीएफसी वैसे भी मजबूत है, भाग नहीं है, लेकिन खासतौर से ऐसी एनबीएफसी जिनका एक्सपोजर रियल एस्टेट कंपनियों में ज़्यादा है, मसलन आइबुल हाउसिंग फाइनेंस, मसलन पीरामल एंटरप्राइजेज, जो मुंबई बेस्ड बड़ी और हो सकता है थोड़ा बहुत हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों में और चाल दिखे, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस जो मजबूत दिख रहे हैं, एचडीएफसी। तो रियल एस्टेट सेक्टर, और स्पेशली देखिए मुंबई और महाराष्ट्र का रियल एस्टेट सेक्टर रिवाइव होता है तो उसका इम्पैक्ट मतलब बड़ा पड़ता है। तो उस लिहाज से अब आई डोंट नो कितना ये डिमांड में कन्वर्ट होगा 2 से 3% ड्यूटी कम करना, लेकिन फिर भी एक अच्छी खबर तो है ही है। और अच्छी खबर इस वक्त मार्केट को खाली अच्छी खबर चाहिए। अब एक्चुअली क्या होगा वो बाद में देखा जाएगा, लेकिन खबर अच्छी है। इस अच्छी खबर के दम पर आप देख सकते हैं सारे स्टॉक्स तेज दौड़ लगाते हुए नजर आएंगे। तो ये सेक्टर्स हैं जो 3 मैंने चुने हैं। ऑटो स्टॉक्स और को लेकर थोड़ी सी डीप संभावना कम दिख रही है कि आज जीएसटी काउंसिल की बैठक में फैसला हो जाए कि यहाँ पर जीएसटी की दरें घटाने वाले हैं। हो सकता है चर्चा हो, लेकिन एक ही डिस्कशन में यहाँ पर फैसला आ जाएगा, इसकी संभावना कम है। तो कल ऑटो शेयरों ने, स्पेशली 2 व्हीलर्स ने बड़ी तेज़ दौड़ लगाई। हो सकता है आज इस उम्मीद में और तेज़ दौड़ लगाए। आपने कल खरीदारी की है तो आज ऊपरी तौर पर आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। और अगर जीएसटी काउंसिल की बैठक में जैसा कि उम्मीद करें कि आज फैसला ना हो, सिर्फ डिस्कशन विचार होकर छोड़ दे, और हो सकता है विचार भी ना हो, क्योंकि अभी तक जो एजेंडा सामने आया है, अभी तक के एजेंडा में सिर्फ एक ही चीज़ है और वो ये है कि
राज्यों को कॉम्पनसेशन किस तरह से दिया जाए उस पर है। सिगरेट पर, तंबाकू पर sin टैक्स लगाने की जो बात हो रही है, जीएसटी बढ़ाने की, वो भी आज एजेंडा में नहीं है। तो अगर वो नहीं हुआ तो भी टोबैको कंपनियों के लिए अच्छी है। और दूसरी तंबाकू वाली कंपनियों के लिए एक अच्छी खबर है कि वहाँ पर एफडीआई बढ़ाने पर भी विचार हो रहा है। तो मेरे ख्याल से आईटीसी और बाकी सारी टोबैको कंपनियाँ ये मजबूत रहेगी। और अगर और ऑटो शेयरों में अगर आज जीएसटी में कुछ नहीं आता तो ऑटो शेयरों में खरीदारी नहीं हो सकता है, प्रॉफिट बुकिंग आती दिखे, हो सकता है शॉर्ट बनते दिखे। तो ऑटो से मैं आपको कहूँगा टू व्हीलर कंपनियों में अब आज खरीदारी ना करें, हो सकता है ऊपरी स्तरों से प्रॉफिट बुकिंग आए। लेकिन हाँ, टोबैको कंपनियाँ स्पेशली आईटीसी बहुत मजबूत दिख रहा है, आईटीसी वैसे भी मजबूत दिख रहा है और आईटीसी में खरीदारी करनी ही चाहिए। बिल्कुल नज़र रखते हैं सर ऑटो शेयर्स में, टोबैको शेयर्स में, और बाकी जो सेक्टर्स हैं रियल एस्टेट, एनबीएफसीज, यहाँ पर भी फोकस है। आखिरी दिन है सर इस सीरीज़ का, 10 स्टॉक्स हैं बैन में, पर सर यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, जब भी मार्केट्स और सेबी ये नियम चेंज करेंगे एफएनओ के लिए तब तो अच्छा रहेगा, लिमिट्स बढ़ाई जाएं, पर 3 और स्टॉक्स आज एफएनओ से बाहर जाने वाले हैं। आज आखिरी दिन है उनका, उज्जीवन, सेंचुरी और एक्विटास, और तीनों ही हाई बीटा नेम्स हैं। तो सर अगर 10-12 स्टॉक्स रोज बैन में रहेंगे और एफएनओ की लिस्ट छोटी होती जाएगी तो हम हमारे एक्सपर्ट्स के साथ डिस्कस क्या करेंगे? जो माहौल चल रहा है उसमें तो दिक्कत कम है दीप की, कैश मार्केट के स्टॉक्स बहुत एक्शन में हैं, लेकिन कैश मार्केट के स्टॉक्स आपको और मुझे दोनों को पता है कि लंबे समय तक एक्शन में रहते नहीं है। तो बस फिर यही है कि उम्मीद करें कि जल्दी से ये मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट के जो नियम हैं उनको जल्दी से बदले जाएंगे, क्योंकि देखिए तेज़ी का मार्केट और तेज़ी के मार्केट में अब वही पुराने लिमिट्स अब वो रखने का कोई सेंस नहीं है, बदल लेनी चाहिए। आई डोंट नो क्यों नहीं बदल रही है या क्यों नहीं बात वहाँ तक पहुँच रही है। मैं तो जब भी ये बैन का नाम आता है मैं ये बात उठाता हूँ कि मार्केट वाइड पोजीशन, अच्छा इसलिए नहीं कि आप हम उसको कवर कर सके, रिकमेंड कर सके, लेकिन एक्चुअली स्टॉक मार्केट में सबसे बड़ी चीज़ जो होती है वो है कि प्राइस डिस्कवरी एकदम सही होनी चाहिए, बायर और सेलर अपने मर्जी के मुताबिक खरीद और बेच सकें, ये सुविधा होनी ही चाहिए दोनों को। ठीक है, एक्सट्रीम सिचुएशन में कि बहुत मंदी की सिचुएशन थी मार्च में, तब मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट इसलिए कर दी कि अननेसेसरी स्टॉक ना गिरे। हो सकता है आप एक्सट्रीम तेजी की पोजीशन, हालांकि तेजी की पोजीशन में अभी तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट घटाई हो। हाँ, मार्जिन्स बढ़ जाते हैं लेकिन लिमिट कभी घटाई नहीं जाती, ये मंदी की वजह से जब घटाई। तो अब जब इस तरह का मूड माहौल है, मैं कहूँगा, मैं आपको फिर कहूँगा, आज हम 11,500 पर हैं लेकिन 12,400 से बेहतर मूड है। जो लाइफ टाइम हाई पर आप उतने कॉन्फिडेंट नहीं थे, उतनी मजबूती के साथ नहीं थे, उतने पॉजिटिव नहीं थे, जबकि तब तो न कोरोना था न कोई और समस्याएं, न आप घर में बैठे थे, उसके बावजूद उतना मूड माहौल मजबूत नहीं था। लेकिन आज जब 11,500 पर है तो आपका लाइफ टाइम हाई से बेहतर मूड माहौल है। तब मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में ये आग नहीं लगी हुई थी जो आज लगी हुई है। तो मूड माहौल जब बदल चुका है तो वक्त के साथ नियम बदलने बहुत ज़रूरी है। और अभी तो नियम बदलने में एक चीज़ और जो चल रही है, अब वो 1 अगस्त से अब नए मार्जिन लागू होंगे कैश मार्केट के, तो दीप वो भी देखना होगा कि 1 अगस्त से कैश मार्केट के स्टॉक्स में वॉल्यूम पर क्या असर पड़ता है। क्या वाकई में कैश मार्केट में वॉल्यूम कम होंगे, क्या वाकई में कैश मार्केट की मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों की जो अंधाधुंध तेजी चल रही है उस पर ब्रेक ये नियम लगाएंगे। अगर मंदी पर ब्रेक लगा सकते हैं मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट के नियम बदलने से, तो तेजी पर कुछ हद तक कैश मार्केट के स्टॉक्स में ये बदले हुए नियम ब्रेक लगाए न लगाएं, पार्टिसिपेशन और वॉल्यूम तो कम कर ही देंगे। तो 1 सितंबर से ये भी एक बड़ी चीज़ है जिस पर नज़र रखनी। तो बहुत सारा एक्शन है, लेकिन हाँ, ये वक्त है कि अब इन लिमिट्स को खोल देना चाहिए ताकि ट्रांसपेरेंसी रहे प्राइस डिस्कवरी में, वो ज़्यादा ज़रूरी है। जी दीप। बिल्कुल सर, आशा करते हैं ये हो, पर दिन ब दिन लिस्ट छोटी होती जा रही है एफएनओ स्टॉक्स की डिस्कस करने के लिए। चलिए सर, जो एक्शन है उसके बारे में बात करेंगे। और आप बता भी रहे थे कैश मार्केट्स में भरपूर एक्शन है, एफआईएस की तरफ से एक बार फिर से दमदार खरीदारी है, पर डीआईएस ने भी काफ़ी भारी बिकवाली करी है। सर कैसे देख रहे हैं इस एक्शन को? कुछ बड़ी ब्लॉक डील्स भी होती दिख रही है दीप, और जाहिर सी बात है कि एक्सपायरी के नज़दीक आते हुए आप एक्शन बढ़ता हुआ देखेंगे। तो मैं इसमें न तो सरप्राइज हूँ और न ही मैं इससे कोई ट्रेंड निकालने वाला हूँ, क्योंकि आमतौर पर क्या होता है कि फ्यूचर्स की पोजीशन होती है स्टॉक्स में, वो बदलती है। आप देखिए 1581 करोड़ की खरीदारी बड़ी दमदार की है, लेकिन इस खरीदारी को इस हिसाब से नहीं देखना चाहिए कि बहुत बड़ा खरीदा है। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। 777 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स भी सामने बेचे, और कई बार होता है कि अगर एफआईएस को बिकवाली करनी है वो पहले स्टॉक फ्यूचर्स बेचेंगे। आज आप कैश में बेचने जाएंगे तो कितनी लिक्विडिटी होती है, फ्यूचर्स एक साथ पूरा लॉट बिकता है आपका 10 लाख का, कैश में बेचने जाएंगे तो 10, 20, 100, 50 शेयर बिकते हैं।
तो एफआईज को अगर बेचना है और डिलीवरी उतारनी भी है तो वो पहले फ्यूचर्स में बेच देंगे और एक्सपायरी के नज़दीक वो पोजीशन अपनी रिवर्स कर लेते हैं। तो वो चीज़ है, तो इसलिए बड़ा आंकड़ा जो आता दिख रहा है वो कैश के, वो फ्यूचर्स की पोजीशन रिवर्स करने का आता दिख रहा है। इसीलिए आप देखिए स्टॉक फ्यूचर्स बेचे जा रहे हैं। तो नेट आप ये कह सकते हैं 700-800 करोड़ की खरीदारी हुई, जो कि अच्छी है, इसमें कोई डाउट नहीं। और इसीलिए हमने एफआईज के डेटा पॉजिटिव साइड पर रखे हैं। ऑप्शंस के डेटा न्यूट्रल से हैं, इंडेक्स ऑप्शन के। नेट इंडेक्स फ्यूचर्स में जो लॉन्ग पोजीशन है वो घटी है 63% से 61%। तो 2-3 दिनों में थोड़ी सी 3-4% उन्होंने अपनी तेजी की पोजीशन कम की है, तो ऊपरी स्तर पर हल्की प्रॉफिट बुकिंग की है। आज देखते हैं क्या कुछ होता है। कल जब हम सितंबर सीरीज में जाएंगे तो सितंबर सीरीज में कितनी लॉन्ग पोजीशन के साथ जाते हैं वो देखना इंटरेस्टिंग होगा आपके लिए। ये तो हो गया आपके लिए निफ्टी की बात। और जहाँ तक इंडेक्स का सवाल है, 360 करोड़ का इंडेक्स फ्यूचर एफआईज ने खरीदा है, वो ठीक है, कोई खास दिक्कत वाली बात है नहीं। अब आइए जो एफएनओ के डेटा है दीप, वो मैं बता दूं। एफएनओ के डेटा में सबसे मजबूत सपोर्ट 11,400 है, जहां हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट ऑलमोस्ट आप मान सकते हैं 40 लाख शेयरों का है। 11,500 पर 40 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है पुट में। तो 11,400 11,500 दोनों बराबर हैं। तो आपके लिए सबसे पहले जो मैं आज कह रहा था कि 11,500 से आपको गिनना कमज़ोर है या नहीं, उसकी रीज़न बता दूं। एक तो ओपन इंटरेस्ट 40 लाख शेयर है, दूसरा दीप ये कि 25 लाख शेयर कल ही जुड़े हैं। तो ये एसेट लॉन्ग ट्रेडर्स है जिन्होंने कल तेजी की पोजीशन बनाई, और अगर 11,500 के नीचे निफ्टी ट्रेड करना शुरू करता है तो इन्हें तनाव होगा कि अब हम क्या करें, क्या हमारे लिए अब यहाँ पर थोड़ा सा हल्का होने का वक्त है, या हमने जो कल पुट खरीद बेचे हैं कहीं गलती तो नहीं कर दी। तो 11,500 के नीचे ही कमज़ोरी फील करिए। अगर अदरवाइज 50 पॉइंट गिर भी जाएँ तो सोचिए मत कि कमज़ोर है, तब भी आप मजबूत ही हैं, निश्चिंत रहिए। तो 11,500 आपके लिए बेस हो गया, और 11,500 पर आते ही कॉल राइटर्स भी खरीदारी करने की कोशिश करेंगे, ये मैं आपको बता दूं। अब आइए, ये तो हो गया आपके सपोर्ट की तरफ। मजबूत क्यों रहेगा बाजार और शॉर्ट कवरिंग कितनी हो सकती है और कहां से हो सकती है, अब ये जो डेटा मैं आपको बताने जा रहा हूं ये बेहद इंटरेस्टिंग है, और ये आज बाजार के लिए बेहद 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 काम का है। कैसे? 11,200 से लेकर 11,450 की रेंज में लगभग 40 लाख शेयर शॉर्ट है आपके कॉल राइटर्स। 11,500 पर 32 लाख शेयर हैं, इन दोनों को मिला लीजिए तो लगभग 72 लाख शेयर शॉर्ट है। आप 11,550 पर बंद हुए तो 72 लैक्स ये शेयर तो ऑलरेडी शॉर्ट है, जिनकी आज कटाई होनी है। अब जिस भी लेवल पर हो, तो 72 लाख शेयर तो ऑलरेडी रिस्क पर हैं। जिन्होंने 11,500 का कॉल भी बेचा है वो भी तो 50 पॉइंट ऊपर क्लोजिंग देखकर बैठे हैं, वो है। अब 11,550 का और जोड़ेंगे तो 87 लाख शेयर हो जाएगा, और गलती से अगर आपने 11,600 पार कर लिया तो लगभग 1.25 करोड़ शेयर शॉर्ट हो जाएंगे निफ्टी में। तब आप देखिए जो एग्रेसिव शॉर्ट कवरिंग आएगी वो 11,675 तक ले जाए अगर बैंक निफ्टी को, माफ कीजिएगा निफ्टी को, तो कोई बड़ी बात नहीं। ये सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो आज के लिए सबसे डेटा में बड़ा एनालिसिस ये है कि शॉर्ट्स ज़बरदस्त बने हुए हैं निफ्टी में, और 11,500 तक जो शॉर्ट्स हैं करीबन 72 लाख शेयर के, यही बाजार को सपोर्ट देंगे। और अगर शॉर्ट सेलर्स हैं तो उनके पास एक ही उम्मीद, एक ही आसरा है कि ग्लोबल ख़राब हो जाए, डाउ फ्यूचर गिर जाए, या एशिया ख़राब और किसी न किसी तरीके से हमें मौका मिल जाए तो जैसे तैसे हमारी पोजीशन कटें, आगे हम देखेंगे। अगर वैसा हुआ तो भी वो सपोर्ट देने को तैयार हैं, और अगर वैसा नहीं हुआ और डाउ फ्यूचर्स घूम गया, एशिया घूम गया, तो इन्हें मजबूरी में चढ़कर शॉर्ट काटनी पड़ेगी। तो मुझे लगता है कि आज सबसे बड़ी तेजी की वजह शॉर्ट सेलर्स है, न कि तेजी करने वाले। तो शॉर्ट सेलर्स की वजह से आपको तेजी बनती हुई दिखेगी। अब अगर नीचे खुलकर मौका मिले तो बहुत ही बढ़िया, लेकिन मुझे लगता नहीं कि बाजार बहुत नीचे खुलने के मूड में है। हो सकता है आपको ऊपर पॉजिटिव हरे निशान के साथ ही खुलते हुए दिखे। तो ये तो होगी निफ्टी की बात। अब आइए बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में मजबूत सपोर्ट 23,000 और 23,200 दो लेवल पर है, तो 23,200 मानकर चलें, इसके आसपास मजबूत सपोर्ट है। ऊपर में अब आइए, मैं अब आना जिस तरह से मैंने आपको निफ्टी के लेवल्स दिए शॉर्ट्स के लिहाज से, दीप वैसे ही बैंक निफ्टी के लेवल्स देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग है और वो आपके बहुत काम के हैं। 22,500 से 23,300 इस रेंज तक 12 लाख शेयर बैंक निफ्टी में शॉर्ट है। 23,400 को और जोड़ लीजिए जिसके ऊपर हम बंद हुए हैं, तो 3 लाख और शेयर, यानी कि 15 लाख शेयर। अब आखिरी जो मंदी करने वालों की उम्मीद है वो ये कि
23,500 23,550 इस रेंज में रुक जाएं तो ठीक। अब 23,500 अगर आप निकल कर ट्रेड करना शुरू करते हैं तो और 8 लाख शेयर जो वहाँ ओपन इंटरेस्ट में उससे जोड़ लीजिए, यानी कि कुल मिलाकर 23 लाख शेयर ऐसे होंगे जो 23,500 के ऊपर शॉर्ट हो जाएंगे। अब 23,500 के ऊपर अगर 23 लाख शेयर शॉर्ट हैं और इनकी शॉर्ट कवरिंग आनी है, फिर वही वाली बात है कि अगर बाजार गिरे तो भी शॉर्ट सेलर्स ही आएंगे सपोर्ट देने के लिए, और बाजार बढ़े तो भी शॉर्ट सेलर्स ही आएंगे कवर करने के लिए। तो जो शॉर्ट्स हैं, और आज मंथली एक्सपायरी का दिन है, तो मुझे ऐसा लग रहा है 23,550 23,600 की रेंज को पार करके अगर बैंक निफ्टी टिक गया तो आज बैंक निफ्टी में दिवाली वाली आतिशबाजी दिखेगी। वो फिर 23,950 24,050 ये अगला टारगेट जो बनता है उस तक नॉन स्टॉप जाने को तैयार हो सकता है। थोड़ा भी ग्लोबल मार्केट रिकवर हो गया तो बैंक निफ्टी में प्लीज़ किसी तरह से शॉर्ट मत रहिए। बैंक निफ्टी आग लगाने को तैयार है, और इसलिए कल हमने क्लोजिंग में भी आपको बैंक निफ्टी पर कॉल दिया था कि खरीद कर जाइए। 23,300 का कॉल ऑप्शन आपको खरीदने की राय दी, कल के कल ही टारगेट आ गए, अभी भी आपने रखा है तो बहुत ही बढ़िया बात है। तो ओवरऑल मूड माहौल काफ़ी अच्छा है, और अगर फ्लैट शुरुआत होती है, नेगेटिव शुरुआत होती है, तो मैं 9:08 पे आपको बताऊंगा कहाँ खरीदारी करनी चाहिए। जी दी बिल्कुल। और कल तो अनिल जी एक सुपर हिट स्ट्रैटेजी दी थी, परसों भी एक सुपर हिट स्ट्रैटेजी दी थी, और कल की स्ट्रैटेजी भी एकदम सुपर हिट रही। सही लेवल्स पर आपको बोला था बैंक निफ्टी खरीदिए, जैसा अनिल जी कह रहे हैं आग लगाने की तैयारी में है, और बड़ी रैली और टारगेट्स दोनों ही आपको आते हुए दिखे। एक बार देख लेते हैं बैंक निफ्टी पर आपको क्लोजिंग में क्या सलाह दी गई थी। बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स खरीदारी करने की राय है आपके लिए। यहाँ पर खरीदें, आए तो 23,200 पर और ऐड करना है, मतलब 125-150 पॉइंट नीचे आए तो और ऐड करना है। स्टॉप लॉस होगा आपका 23,075 का। 23,425 23,500 23,525 ये ऊपर के लेवल है जिसके लिए खरीदारी करनी है। 23,300 का कॉल ऑप्शन 160 रुपए के आसपास लीजिए इसको। 130 का स्टॉप लॉस रखिए, 200 250 दो टारगेट मिनिमम रखिए। ये आपके लिए 23,300 का कॉल ऑप्शन खरीदने की राय। निफ्टी 23,425 ये जो पहला लेवल था वो टारगेट हासिल हुआ। अब 23,500 23,525 के दो और टारगेट हैं, तो बैंक निफ्टी पर कल के 2000 में जो आपको लेवल दिए थे वो हासिल हो गए, पहली चीज़। और जिन लोगों ने ऑप्शन खरीदा है 23,300 का, 200 और 250 दो टारगेट दिए थे, 200 के टारगेट तो काफ़ी ऊपर निकल गया, ऑलरेडी 225-30 तक तो पहुंच चुका है ये कॉल ऑप्शन। 250 का टारगेट भी आने की तैयारी में है, तो एंजॉय कीजिए लाइफ। तो ये तो रही आपके लिए बैंक निफ्टी पर कल की सुपर हिट स्ट्रैटेजी, और जैसे अनिल जी आज कह रहे हैं अगर अहम लेवल्स क्रॉस किए तो एक बार फिर से आग लग सकती है बैंक निफ्टी में। नजर रखते हैं वहां पर, नजर रखते हैं कुछ और स्टॉक्स जो आज फोकस में रहेंगे, कुछ अहम इवेंट्स और ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी। पूजा, संदीप और मानसी हमारे साथ तैयार हैं ये सारी डिटेल्स देने के लिए। पूजा, आपसे शुरुआत करते हैं। गुड मॉर्निंग, बताइए आज के खबरों वाले स्टॉक्स कैसे हैं, कौन से हैं, कुछ अहम इवेंट्स कौन से हैं जिस पर नजर रहेगी? जी गुड मॉर्निंग दीपांशु। शुरुआत ट्रिगर से कर लेते हैं। 3 शेयर वायदा बाजार से बाहर होंगे, जिसमें कि सेंचुरी टेक्सटाइल्स, इक्विटास होल्डिंग, उज्जीवन फाइनेंशियल। आज वायदा बाजार में इनका आखिरी दिन है तो यहां पर नजर आएगी। इसके अलावा नतीजों में आज कैश सेगमेंट के नंबर्स की बात करें तो अवंती फीड्स के नंबर्स आएंगे आज। आईजीएफसी, पीएनसी इंफ्रा, एडवाइस फाइनेंशियल सर्विसेज जैसी कंपनी आज अपने नतीजे घोषित करेंगी। इसके अलावा एक इवेंट भी होने जा रहा है, करीब 10:30 बजे इवेंट होगा, जिसमें कि आरबीआई गवर्नर एड्रेस करने जा रहे हैं। टॉपिक अनलॉक बीएफएसआई 2.0 पर होगा, जिसमें कि देखना होगा कि क्या कुछ कमेंट्स यहां पर आरबीआई गवर्नर की तरफ से निकलकर आते हैं। जीएसटी काउंसिल की भी बैठक होगी तो यहां पर भी फोकस रहेगा। और ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स आज कंपनी की बोर्ड की बैठक है, जिसमें कि डीलिस्टिंग पर विचार होगा। प्रमोटर के पास ऑलरेडी 70% हिस्सेदारी है और 30% हिस्सा खरीदने का प्रस्ताव है, तो आज इस पर भी नजर रहेगी। कुछ नतीजों पर बात करें तो आईजीएल के नंबर्स कल बाजार बंद होने के बाद आए। नंबर्स हमारे अनुमान से कमजोर है। आय में करीब 58% की गिरावट देखी गई है। कामकाजी मुनाफा 77% घटा है कंपनी का, और मुनाफे में भी करीब 87% की गिरावट इस बार दर्ज हुई है। हम 42 करोड़ के मुनाफे का अनुमान कर रहे थे, उसके सामने केवल 32 करोड़ के नंबर्स इस बार कंपनी ने पोस्ट किए हैं। जीएमडीसी के नंबर्स भी कमजोर ही दिखाई दे रहे हैं। आय में 52% की गिरावट, कामकाजी घाटा हुआ है इस बार कंपनी को, और मुनाफे में भी करीब 42% की गिरावट इस बार देखी गई है। स्टार पेपर के नंबर्स भी कमजोर हैं। आय में 70% की गिरावट, कामकाजी घाटा भी इस बार कंपनी ने पोस्ट किया है, और मुनाफे में करीब 90% से ज्यादा की गिरावट इस बार
शुरुआत दर्ज की है, तो तीनों ही नतीजे कमजोर नजर आ रहे हैं। कुछ और खबरों में आज आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज पर नजर रखिए, क्योंकि यहाँ खबर आ रही है कि प्रमोटर आईसीआईसीआई बैंक के अगले 30 दिनों में करीब 2% हिस्सेदारी बेचने की योजना है। यहाँ पर वजह यह है कि मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग नियमों को पूरा करने के लिए ये हिस्सेदारी बेची जाएगी और अगले 30 दिनों में हम देखेंगे कि इस पर कुछ फैसला यहाँ पर निकल कर आ सकता है। और इसके अलावा HAL, आज यहाँ से इससे जुड़ी भी एक इंपॉर्टेंट खबर आ रही है। सरकार OFS के जरिए यानी ऑफर फॉर सेल के जरिए 15% तक हिस्सा बेचेगी और इसका जो फ्लोर प्राइस है वो भी तय हो चुका है, 1001 रुपए प्रति शेयर, यानी कि जो मौजूदा भाव है उससे करीब 15% डिस्काउंट पे हुआ है। आज नॉन रिटेल निवेशकों के लिए खुलेगा और कल रिटेल निवेशकों के लिए UFS खुलेगा। ओके, नजर रखेंगे इन सभी स्टॉक्स पर। आइए संदीप से भी जान लेते हैं कुछ और स्टॉक्स जो खबरों के दम पर एक्शन में दिखेंगे। गुड मॉर्निंग संदीप। गुड मॉर्निंग दीप। पहले तो जो महाराष्ट्र बेस्ड रियल एस्टेट कंपनी है उन पे नज़र रखिए। जो स्टैम्प ड्यूटी घटाने की कल खबर आई है उसमें आप देखिए 31 दिसंबर तक जो स्टैम्प ड्यूटी है रियल एस्टेट के लिए उसे 3% घटाया गया है, 5% से 2% किया गया है और 1 जनवरी से 31 मार्च के बीच में 2% की कमी है, यानी कि 5% वाली ड्यूटी महज 3% लगेगी। तो उस लिहाज से गोदरेज प्रॉपर्टीज, कोल्टे पाटिल, ऑबरॉय रियल्टी, अजमेरा रियल्टी जैसी जो कंपनीज हैं वो कहीं ना कहीं आज ट्रेड में फोकस में रहेंगी। आज टोबैको स्टॉक्स भी फोकस में रहेंगे, जैसे अनिल जी भी कह रहे थे, ITC, गॉडफ्रे फिलिप्स, VST इंडस्ट्रीज। यहाँ पे खबर आई कि सरकार का टोबैको सेक्टर में FDI लाने के ऊपर विचार चल रहा है। एक्सपोर्ट ओनली टोबैको फार्म्स को बढ़ावा देने के ऊपर सरकार का फोकस है, तो ये तमाम टोबैको स्टॉक्स आज फोकस में रहेंगे। पंजाब एंड सिंध बैंक, यहाँ पे खराब खबर आई है कि इन्होंने कहा है कि दीवाना हाउसिंग का जो लोन अकाउंट है उन्होंने फ्रॉड घोषित किया है। 820 करोड़ रुपए का इनका लोन का एक्सपोजर है और उसमें से बैंक का ये कहना है कि केवल 204 करोड़ रुपए की प्रोविजनिंग हुई है, तो प्रोविजनिंग और बढ़ानी पड़ सकती है, उसका इंपैक्ट हो सकता है नेगेटिव साइड पर देखने को मिले। भारतीय एयरटेल, CCI से इनको अप्रूवल मिला है। कार्लाइल को जो एयरटेल के डेटा सेंटर में 25% हिस्सा खरीदना उसकी मंजूरी आ गई है। ये 25% हिस्सेदारी 1780 करोड़ रुपए में खरीदी जाएगी। रोजारी बायोटेक हाल फिलहाल की लिस्टिंग है और यहाँ पे SBI म्यूचुअल फंड ने 25 अगस्त को अपनी जो हिस्सेदारी उसे बढ़ाया। पहले 4.8% था, अब ये बढ़ाकर 5.25% कर दी गई है। इसके अलावा कुछ बोर्ड मीट्स की अगर आप बात करें जो आज बैठकें होनी, उसमें वेल्सपन कॉर्प है, पूंजी जुटाने पर बोर्ड बैठक है, 31 अगस्त को है ये बोर्ड बैठक। SRF भी 31 अगस्त यानी कि सोमवार को बोर्ड बैठक है जिसमें पूंजी जुटाने पर बात होगी। मैक्स हेल्थ केयर, ये हाल की लिस्टिंग है, 1 सितंबर यानी कि मंगलवार को पूंजी जुटाने और साथ ही साथ जो नतीजे हैं उनके ऊपर बोर्ड बैठक होगी। फ्यूचर एंटरप्राइजेस 29 अगस्त को इनकी पूंजी जुटाने पर बोर्ड बैठक है, पहले 22 तारीख थी, अभी 29 तारीख की डेट आ गई है। और फंड एक्शन की अगर आप बात करें तो उसमें वाटेक विभाग कल अगर आप देखिए 6% स्टॉक लुढ़का था। सुमिटोमो कॉर्प ने करीब 24.5 लाख शेयर 210 रुपये 49 पैसे के भाव पर बेचे हैं, ये करीब 4.5% के आसपास हिस्सेदारी बनती है। अतुल ऑटो में बिरला म्यूचुअल फंड ने 3 लाख शेयर्स करीब 1.25% हिस्सेदारी 197 रुपये 26 पैसे ये भाव पर बेचे हैं। इक्विटास में सोसाइटी जनरल करीब 22 लाख शेयर्स बेचे गए हैं, 55 रुपये 36 पैसे ये भाव था। इसके अलावा रामको सिस्टम्स, यहाँ पे अच्छी खबर यह है कि HDFC म्यूचुअल फंड ने इसके करीब 1.5 लाख शेयर्स खरीदे हैं, 240 रुपये पे ये शेयर खरीदे गए हैं और ये करीब आधे % के आसपास की हिस्सेदारी बनती है। कुछ इंसाइडर ट्रेड्स की बात करें तो जमुना ऑटो यहाँ पे प्रोमोटर ने 37,000 शेयर खरीदे हैं, 24 अगस्त को ये शेयर्स खरीदे गए हैं और आखिर में इंडिया सीमेंट्स इनके प्रमोटर हैं प्रिंस होल्डिंग्स के नाम से, उन्होंने करीब 5 लाख शेयरों की खरीदारी करी है और 24 अगस्त को ये खरीदारी की गई है। बिल्कुल, तो एक बार फिर से हमने ढेर सारा प्रमोटर एक्शन देखा है और काफ़ी सारा फंड एक्शन भी हमने देखा है, जिसके बारे में अनिल जी भी पहले चर्चा कर रहे थे। आइए अब देख लेते हैं कि आज ब्रोकरेजेस का फोकस किधर रहेगा FIR में। गुड मॉर्निंग मानसी, बताइए आज कौन सी रिपोर्ट्स हैं आपके पास? गुड मॉर्निंग दीपांशु। करीब 4 रिपोर्ट्स और मेजरली रिपोर्ट स्टॉक स्पेसिफिक ही है। शुरुआत IGL से करेंगे। कंपनी पर 2 रिपोर्ट्स आई है। नोमुरा की खरीदारी की राय है, लक्ष्य 575 के दे रहे हैं। वहीं जेफरीज ने होल्ड रेटिंग बरकरार रखी और इन्होंने लक्ष्य 450 IGL पर दिए हैं। इसके अलावा ब्लू स्टार, यहाँ पर कंपनी के मैनेजमेंट को AC कीमतें और साथ ही रिकवरी, मांग में रिकवरी की पूरी उम्मीद है और इसी के चलते आप देखिए जेफरीज की रिपोर्ट में खरीदारी की राय तो है ही, लेकिन यहाँ पर लक्ष्य जो है वो बढ़ा दिए गए हैं। लक्ष्य 630 से बढ़ाकर 720 के कर दिए गए हैं। IT सेक्टर पर जेफरीज की रिपोर्ट आई है। स्टॉक स्पेसिफिक अगर हम देखें तो इन्फोसिस पर खरीदारी की राय है, लक्ष्य 1140 के दे रहे हैं। TCS खरीदारी की राय लक्ष्य 2580 के दे रहे हैं। HCL टेक पर खरीदारी की राय है, यहाँ पर लक्ष्य 835 के हैं। टेक महिंद्रा खरीदारी की राय के साथ टारगेट्स 840 के दे रहे हैं। न्यूजन सॉफ्टवेयर पर भी खरीदारी की राय है इनकी और लक्ष्य 250 के हैं। वहीं विप्रो पर अंडर परफॉर्म रेटिंग है, लक्ष्य 240 के ये यहाँ पर दे रहे हैं।
ओके, तो ये हैं वो तमाम रिपोर्ट्स जिन पर आज रहेगा एक्शन। आइए एक्शन की करते हैं शुरुआत। पिक ऑफ द डे, बिगुल हमारे एक्सपर्ट्स हैं हमारे साथ। गुड मॉर्निंग वागले साहब, बताइए सर, पिक ऑफ द डे कैश मार्केट का स्टॉक है। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। नहीं, आज एफएनओ का स्टॉक है एसआरटी फाइनेंस, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस। मुझे इसमें अच्छा मोमेंटम दिखाई दे रहा है। कल लास्ट 1 घंटे में इसमें जो मूव चालू हुई, मुझे लगता है आज एक्सटेंडेड मूव आनी चाहिए। 726 का बंद है, 717 का मेरा स्टॉप लॉस होगा, 750 तक का टारगेट है आज और कल तक। ओके, 750 तक के टारगेट के लिए श्रीराम ट्रांसपोर्ट। और ये आज और कल तक की बजाय अगर ये 9:15 पे ही हो जाए वागले साहब, तो फिर क्या करना है? अनिल जी, उसके लिए आप मुझे पार्टी दे सकते हैं, मैं ना नहीं कहूंगा। अरे आप मुझे धन्यवाद दो, मैं आपको बोल रहा हूँ, मेहनत तो मैं कर रहा हूँ और पार्टी भी मैं दूं। वाह क्या बात है, आप टारगेट बढ़ाइए, पार्टी मैं दूंगा। चलिए, तो 750 का टारगेट है। आज एनबीएफसी दिख रही है बेहद मजबूत, तो यहां पर खरीदारी करने की राय वागले साहब की तरफ से। कुणाल जी सुप्रभात, बताएं सर क्या करने वाले हैं। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दिपांशु। अनिल जी, खरीदारी करेंगे और खरीदारी भी ऐसे शेयर में जो ऑलरेडी पोर्टफोलियो में है मेरे। अनिल जी देखिए, कई बार इस स्टॉक को लेकर लोगों ने डाउट किया, इसके वैल्यूएशन को लेकर लोगों को बहुत डिस्कंफर्ट रहता है, लेकिन ये स्टॉक ऐसा है जो कि हल्का सा नीचे जाता है और वापस से तेजी दिखाता है। स्टॉक का नाम है एवेन्यू सुपरमार्ट यानी कि डी मार्ट, और इसमें हमने पिछले 2 दिनों में बहुत ही शानदार मूव आते हुए देखा है। विशेष रूप से कल में जो ब्रेकआउट आया है 2330 के ऊपर, मुझे लगता है कि ये स्टॉक अब वापस से 2550 के लेवल्स दिखाएगा। और ये अनिल जी, जब कभी ये स्टॉक 2550 के लेवल्स को पार करेगा, इसमें एक असेंडिंग ट्रायंगल का ब्रेकआउट होगा जिसका टारगेट 3000 रुपए का बनेगा। तो मेरी राय में देखिए, एवेन्यू सुपरमार्ट को बाय करके चलना चाहिए। यहां पर अगर आप बहुत शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिहाज से खरीद रहे हैं तो एक स्टॉप लॉस रख लें 2360 के आसपास, 2360 का। पहला टारगेट 2510 रुपए का 2510 का होगा, और यह लेवल निकल जाने के बाद फिर इसमें एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट होगा जिसमें 3000 रुपए से ऊपर के टारगेट्स हैं। तो एवेन्यू सुपरमार्ट पे मेरी खरीदारी करें। ओके, डी मार्ट में फिर से तेजी की खरीदारी की राय। और कुणाल जी के पोर्टफोलियो में, कुणाल जी है ना, अभी तक भी रखा हुआ है ना पोर्टफोलियो में, वायदा कारोबार में आने के बाद बेचेंगे, राइट? बिल्कुल अनिल जी, पोर्टफोलियो में है। और बिल्कुल अनिल जी, जब ये वायदा कारोबार में आएगा तभी इससे एग्जिट करेंगे। और एक और मेरा डिस्क्लेमर है अनिल जी, जब कभी ये स्टॉक 2550 को पार करेगा तो मैं ऐड भी करूंगा। अच्छा, ओके, क्या बात है। देखो, पहले से बता रहे हैं, ऐसा आपको कोई पैनल मिलेगा नहीं जो पहले से बताए कि हम क्या एक्शन करने वाले हैं। ठीक उसी तरह से जिसे 23 और 24 मार्च को मैंने बताया था आप लोगों को, अगर याद हो ना हो तो फिर से दिला दूं कि आज मेरा सबसे ज़्यादा पैसा म्यूचुअल फंड्स में जा रहा है, और हमने उस दिन लगाया था और स्क्रीन पर बोल कर लगाया था। आइए, बंसल जी हमारे साथ हैं। बंसल जी गुड मॉर्निंग। आज आप और कुणाल जी क्या कुछ विरोध दिवस मनाने के मूड में हैं? दोनों काले काले कपड़े पहन के आए, किस चीज़ का विरोध करना चाहते हैं आप? नहीं अनिल जी, देखिए कुणाल जी का तो काला है, मेरा तो अनिल जी ब्लू है विद पुल्का डॉट्स। तो मेरा कलर अनिल जी डिफरेंट है। कैमरा में सब कुछ एक जैसा लगता है, तो मैंने काला नहीं पहना अनिल जी, बिल्कुल काला नहीं पहना है। चलो, आपको बेनिफिट ऑफ डाउट बताइए सर, क्या करना है? कुछ काम किया या कल वाली पिक से ही हमें काम चलाना पड़ेगा? नहीं अनिल जी, डबल काम करके आया हूं। पहले तो पिक ऑफ द डे है, पिक ऑफ द डे है स्पेंसर रिटेल कैश स्टॉक है, काफी बेहतरीन टेक्निकल रुझान है। 89 रुपीज का स्टॉप लॉस है, 99 रुपए, 99 रुपीज के टारगेट के लिए स्पेंसर रिटेल को खरीदें। दूसरा अनिल जी, कल आपने गोल्ड सिल्वर पे पूछ रहे थे, तो मेरी राय क्रूड पे खरीदारी की है। नाइमेक्स क्रूड काफी अच्छा लग रहा है, तो एमसीएक्स पे क्रूड लेने की राय है। 3100 3100 का एक स्टॉप लॉस लगाएं, 3500 के टारगेट के लिए इसको लें। और ये क्रूड इसलिए मेरी नजर में आया क्योंकि मेरे मित्र आशु मदान जी, जो मित्र भी हैं, बड़े भाई भी हैं, वो अक्सर बोलते हैं कि क्राउडेड ट्रेड से दूर रहना चाहिए। एज ऑफ नाउ एवरी टॉम डिक एंड हैरी गोल्ड सिल्वर मोमेंटम पे है, तो सब कॉल दे रहे हैं। तो मैंने थोड़ा हटके क्रूड को ढूंढा है और इसकी इंस्पिरेशन मैंने आशु मदान जी से ली है।
ये आशु मैदान जी को दो दो चीज बोलना कि मेरे मित्र भी हैं, मेरे बड़े भाई भी हैं, ये मजबूरी है या दिल से? इतना आप डरते हैं कि दोनों चीज बोलनी पड़े, मित्र भी हैं और बड़े भाई भी? देखिए अनिल जी, मित्र भी हैं और बड़े भाई भी हैं। देखिए हम कभी बाहर जाते हैं, जब आउटिंग के लिए जाते हैं, तो बड़े भाई के नाते हमेशा क्रेडिट कार्ड उनका ही निकलता है, बिल हमेशा उन्होंने ही पे करा है, तो इस नाते वो बड़े भाई हुए। अरे फिर तो बिल्कुल बड़े, ऐसे तो सबको बड़े भाई बनाए आप बिल्कुल। अगर ये तो फिर उनका बनता है भाई, अगर आपकी सारी ट्रीट्स का बिल वही भर रहे हैं फिर तो बड़े भाई हैं, डेफिनेटली हैं। ओके, आइए किरण जी से लेते हैं उनकी बेहतरीन भी। किरण जी नमस्कार, बताएं सर। नमस्ते, वेरी गुड मॉर्निंग अनिल जी, दीप। एक और सेक्टर है जो कि आज परफॉर्म करना चाहिए, जो कि थोड़ा सा अंडर परफॉर्मेंस पिछले 8-10 दिनों में देखने को मिला, वो है आईटी सेक्टर। उसमें से मुझे लगता है कि लीडर इन्फोसिस, ये बाय करके चलना चाहिए। कल की क्लोजिंग 950 के आसपास की हुई है, 950.80, तो 950 से 945 तक खरीदी करने की सलाह है। 940 का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा और 972 से 975 के टारगेट्स आपको देखने को मिल जाने चाहिए इन्फी में। ओके, स्टॉप लॉस कितना? 940 का? 940 अनिल जी, 950 से लेके 945 तक एक्यूमुलेट करना है। 940 का स्टॉप लॉस, 972 975 के टारगेट्स। ओके, ठीक है, परफेक्ट। सेठी साहब, स्वागत है आपका भी। गुड मॉर्निंग सर, बताएं आपकी पिक्स। गुड मॉर्निंग अनिल जी। देखिए बाजार में एक बिल्कुल तेजी का माहौल है। हालांकि आज जिस तरह के डाउ फ्यूचर्स दिखाई दे रहे हैं, या थोड़ी बहुत जो साउथ चाइना सी में थोड़ी कॉन्फ्लिक्ट नजर आ रही है, तो उसके लिहाज से बाजार में कोई बहुत ज्यादा बड़ी तेजी नजर नहीं आ रही है। दैट विल डिपेंड हाउ ये जो बाकी के एशियन मार्केट्स है थोड़ी देर बाद किस तरीके से बिहेव करते हैं। बट ओवरऑल तेजी का माहौल है, और खास करके कैश मार्केट में मिड कैप स्मॉल कैप्स तो बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। तो जहां तक आज के लिए पिक्स का सवाल है, मैंने एफ&ओ स्पेस से 3 स्टॉक आइडेंटिफाई करे हैं, जिसमें पिक ऑफ द डे होगा जो सेक्टर आज सुर्खियों में रहने वाला है, रियल एस्टेट का सेक्टर। मुझे लगता है गोदरेज प्रॉपर्टीज में खुलते ही खरीदारी करनी चाहिए। ये जो कल देर शाम जो अनाउंसमेंट्स आए महाराष्ट्र में, जो स्टैंप ड्यूटी रियल एस्टेट में रजिस्ट्रेशन पे अप टू 31 दिसंबर करेंगे, तो जो कम की गई है, प्लस जो 31 मार्च तक के लिए भी रियायत दी गई है, मुझे लगता है उसका बहुत बड़ा फायदा जितनी भी महाराष्ट्र बेस्ड रियल एस्टेट कंपनीज है उनमें देखने को मिलेगा। तो गोदरेज प्रॉपर्टीज में खरीदारी की सलाह है। मेरा आज का टारगेट है 890 का। उसके अलावा मुझे लगता है बैंकिंग सेक्टर अच्छा करना चाहिए। वहां से मैंने बंधन बैंक को पिक किया है, जो कि कल 298-300 के लेवल्स पे बंद हुआ है। मुझे लगता है इसमें भी आज 310 तक के लेवल्स देखे जा सकते हैं। और तीसरा स्टॉक वापिस फोकस वाला सेक्टर है, जो आप थोड़ी देर पहले चर्चा भी कर रहे थे, सिगरेट्स वाला सेक्टर, टोबैको वाला सेक्टर। मुझे लगता है आईटीसी बिल्कुल खरीदारी करने की जगह है। ऑलरेडी स्टॉक में थोड़ा बहुत करेक्शन भी हो चुका है, तो 195 के लेवल्स पे इस पे भी खरीदारी करने की सलाह है। मुझे लगता है आज 205 तक के लेवल्स आ सकते हैं। इसके अलावा अनिल जी 3 स्टॉक्स मैं कैश मार्केट से भी रेकमेंड करना चाहूंगा, तो अभी कंटिन्यूटी में करूं या बाद में वापस आएंगे तब करता हूं? देखो, करना तो आपको मार्केट आवर्स के पहले है, बिल्कुल, तो कभी भी करें, लेकिन मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा इंतज़ार करने के बाद जो मज़ा आता है ना, वो उसकी बात ही अलग है। तो सेठी साहब करेंगे थोड़ा सा इंतज़ार। हम कैश मार्केट के और 3 बेहतरीन कॉल्स आपसे लेंगे। अच्छा, इस बीच आपके कैश मार्केट के कॉल्स जो शॉर्ट टर्म पिक्स वाले हैं, वो तो सेठी साहब बड़े धमाल कर रहे हैं। ये रिसर्च कहाँ से करते हैं, मैं ये जानना चाहता हूँ। इतने तगड़े स्टॉक कहाँ से ढूंढ के लाते हैं? देखिए अनिल जी, स्टॉक्स तो रडार पे रहते हैं, फंडामेंटल्स तो सभी चेक करते रहते हैं, और फिर जब फंडामेंटल्स जिसके अच्छे हो और उसमें फिर टेक्निकली जो ब्रेकआउट्स आते हैं, जैसे वॉल्यूम प्राइस एक्शन हो रहा हो, जो सपोर्ट लेवल्स और रेजिस्टेंस लेवल्स से दूर है, सपोर्ट लेवल के आसपास है, मुझे लगता है इस तरह के जो स्टॉक्स होते हैं जो कि फिर रडार पे आते हैं, उनको रेकमेंड करते हैं। और वो जो शॉर्ट टर्म में तो अच्छा करते ही है, बट हमेशा से निवेशकों से, दर्शकों से यही रिक्वेस्ट रहती है कि इन स्टॉक्स का नाम नोट करके रखें। जो आपके चैनल की जो फॉलोइंग है उसकी वजह से जो एक तुरंत मोमेंटम बनता है, उसमें जंप करके नहीं खरीदे, रुकावट का इंतजार करें। और जब स्टॉक्स नीचे आते हैं तो फंडामेंटली अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स है, बिल्कुल इनमें खरीदारी करें। फिर एक तो पोजिशनल तौर पे भी उनमें अच्छे रिटर्न्स बनने की पूरे चांसेस है, और बाकी 9 से 12 महीने का व्यू रखे तो बहुत ही जबरदस्त उसमें पैसे बन सकते हैं। कई स्टॉक्स ने हालांकि 10-15 दिन में ही 50% 60% तक के भी रिटर्न्स दिए हैं, तो वो तो आजकल जो मिड कैप स्मॉल कैप में माहौल चल रहा है उसके कारण से ही हो रहा है। बट मुझे लगता है
अच्छी क्वालिटी के स्टॉक, और फिर जब टेक्निकली भी बुलिश उनमें पैटर्न बनता है तो उन तरह के स्टॉक्स को बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए उनका। बिल्कुल, तो जी बिजनेस और हमारे सारे एक्सपर्ट्स की लगातार कोशिश यही है कि आपको बेहतरीन स्टॉक्स बताए जाएं, अच्छे फंडामेंटल्स वाले जो आपको निवेश करने के बाद अच्छे रिटर्न्स भी दे सकते हैं। और अनिल जी, इसी कोशिश में हम देख भी रहे हैं कि पिछले कुछ हफ्तों में काफ़ी सारी बड़ी इनोवेशंस हुई हैं हमारे गेस्ट की तरफ से। अब हम और नई पिक्स रोज ले रहे हैं। मालामाल वीकली का एक शानदार शेयर हम आपको रोज बता रहे हैं, और इसी डायरेक्शन में सर एक और बड़ा बदलाव कर रहे हैं, एक और बड़ा इनोवेशन हम लेकर आ रहे हैं बस कुछ ही दिनों में। सर इसके बारे में थोड़ा बताइए, थोड़ा हिंट दीजिए, क्या है ये? जैसा कि मैं दीप आपको मैंने वादा किया था, हमारे दर्शकों को वादा किया था कि एक नया और बेहतरीन शो हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। तो वो शो क्या है, कैसा है, उसकी पहले आप एक बार झलक देखिए और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि एग्जैक्टली हम क्या करने वाले हैं। क्या आप शेयर बाजार में ट्रेडिंग करते हैं ना? तो रोज सुबह 7:30 बजे जी बिजनेस पर आपको वो सब कुछ मिलेगा जो ट्रेडर्स को हर रोज चाहिए। कैश, फ्यूचर्स, ऑप्शंस, इंडेक्स, टेक्निकल पिक्स, खबरों के दम पर शेयर, और इन्वेस्टर्स के लिए कुछ नहीं, अरे है ना, एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट पिक भी और शानदार फंडा पिक भी, यानी कि ट्रेडिंग का डेली डोज हर रोज सुबह 7:30 बजे लीजिए जी बिजनेस पर, सिर्फ ट्रेडर्स डायरी में। तो दीप, ये ट्रेडर्स के लिए एक तरह से कह सकते हैं कि पूरा का पूरा दिन का इतिहास आपके लिए रहेगा, क्योंकि आप आमतौर पर क्या करते हैं कि या तो आप कैश में ट्रेड करते हैं, या फ्यूचर्स में करते हैं, या ऑप्शंस में करते हैं, या इंडेक्स में करते हैं, या खबरों के दम पर कुछ शेयरों में करते हैं, या फिर आप इन्वेस्टमेंट्स के तौर पर कुछ स्टॉक्स देखते हैं। तो हमने अलग अलग 7 कैटेगरीज बनाई हैं, और इस 7 कैटेगरीज में आपको हर रोज़ सुबह बढ़िया आइडिया मिलेंगे, ताकि हर तरह के ट्रेडर्स, चाहे वो आप ऑप्शन ट्रेडर हैं, फ्यूचर्स ट्रेडर हैं, कैश में ट्रेड करते हैं, खबरों के दम पर शेयरों में ट्रेड करते हैं, और अगर आप ट्रेडर नहीं हैं, इन्वेस्टर हैं, क्योंकि कई बार लोग कहते हैं कि आप दिन भर ज़्यादातर ट्रेडिंग के स्टॉक्स आते रहते हैं, इन्वेस्टमेंट वाले नहीं आते हैं, तो 2 स्टॉक आपको ऐसे मिलेंगे जो एक इन्वेस्टमेंट पिक होगी, एक फंडामेंटल पिक होगी, तो वो भी आपको मौका मिलेगा। और इसके अलावा 3 स्टॉक ऐसे होंगे जो हमारे दोनों ही कैप्टन्स जो होंगे वो अपनी पसंद के शेयर चुनेंगे। तो ये सारे स्टॉक्स आपको मिलेंगे। सबसे बढ़िया बात क्या है इस शो की, वो मैं आपको बता दूं। पहली चीज़, हर तरह के ट्रेडर और इन्वेस्टर के काम का शो है। दूसरी चीज़, यहाँ पर आपको एक्शनेबल ट्रेड मिलेगा। ऐसे नहीं कि मतलब खुला और 5%, 8%, 10%, 15% सर्किट पर या इतना ऊपर, ताकि आप ले ही ना पाएँ, और ले लें तो वहीं पर टॉप बन जाए और उसके बाद नेक्स्ट दिन से नीचे, और वो 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 6 महीने की आपकी पार्किंग हो गई, और फिर वापस जब भाव आए तो आप ये सोचें अरे बड़ी मुश्किल से मेरा भाव आया, निकल जाऊं। तो वो गैप से खुलकर आपको पहना देने वाले और आपके गले में पड़ जाने वाले वैसे शेयर नहीं होंगे। ये शेयर वैसे होंगे जहाँ पर आपको एक्शन करने का पूरा मौका मिलेगा, एक्सेप्ट कोई खबर वाला शेयर हो तो एक अलग बात है, जो खबरों वाले शेयर में एक कैटेगरी रखी है। उसके अलावा सारे ऑप्शंस के ट्रेड में आप आराम से एक्शन ले सकते हैं, फ्यूचर्स के ट्रेड में एक्शन ले सकते हैं, इन्वेस्टमेंट और फंडामेंटल पिक ऐसी होगी जो आप आराम से लगा सकते हैं। तो बेसिकली सिर्फ ये शो देखने के लिए नहीं है, देखने में मजा आता है आपको, लेकिन अगर एक्शन करके पैसा कमाने का जो मजा है वो देखने की मजे से कहीं ज्यादा है। तो सिर्फ देखने के चक्कर में ना पड़े, पैसा कमाने की सोचें, और ऐसे में एक्शनेबल। और सबसे बड़ी बात है कि इस तरह का शो आपने कहीं भी नहीं देखा होगा कि जैसे जिसमें एक ही शो में बाजार खुलने के पहले आपको सारे वो आइडियाज़ मिल जाए जो आप चाहते हैं। मुझे ये बताएं, इसके अलावा क्या किसी भी ट्रेडर को या इन्वेस्टर को और कुछ चाहिए? टेक्नो पिक मिल रही है, एफएनओ पिक मिल रही है, ऑप्शन पिक मिल रही है, आपको खबरों के दम पर शेयर मिल रहे हैं, इन्वेस्टर्स के लिए फंडामेंटल पिक मिल रही है, इन्वेस्टमेंट पिक मिल रही है। अब इसके अलावा कुछ ऐसा बचा नहीं। अगर फिर भी आपको लगता है कि कुछ बचा है तो प्लीज़ मुझे ट्वीट करें, वो भी हम शुरू करें। तो सोमवार से मंडे सुबह से 7:30 बजे, 7:25, 7:30 मैंने राउंड फिगर में लिखा है, 7:25 से आप जुड़िए। और एक और चीज़ बता दूं, 7:25 से हम लगातार उसके बाद ये शो शुरू होगा, और अब हम 8 बजे के पहले ब्रेक में भी नहीं है, तो आप इस शो से सीधा
शेयर बाजार लय में मेरे और दीप के साथ आ सकते हैं, तो वो एक्शन मिस मत करिए। ये मत सोचिए कि अभी ब्रेक आएगा, ब्रेक होगा, ब्रेक के बाद अनिल और दीप आएंगे, फिर शो शुरू करेंगे, इस चक्कर में रहेंगे तो मॉर्निंग कमेंट्री और आपका डायरेक्शन मिस हो सकता है। तो सोमवार से 7:25 पर ट्रेडर्स डायरी शुरू होगी और उसके बाद एक छोटा सा ब्रेक होगा और उस ब्रेक के बाद हम नॉन स्टॉप आपको 11 बजे तक लेकर चलेंगे। तो आपको नॉन स्टॉप 11 बजे तक कहीं कोई एक्शन मिस नहीं करना है, ये ध्यान में रखिए। तो ये हमारी शुरुआत होती दिख रही है। सोमवार से हम एक नया शो उतारें और उसका नाम है ट्रेडर्स डायरी। फास्ट मनी की जगह ये नया शो होगा और ये शो ऐसा कॉम्प्रिहेंसिव शो होगा जो आपके लिए एकदम परफेक्ट होगा। और इस शो में हमारे कैप्टन्स होंगे, वो तो अपनी तरफ से अपनी टीम्स बनाकर लाएंगे। हमारे सारे एक्सपर्ट्स जो हैं उनकी भी मदद ली जाएगी। मसलन अगर कोई एक अच्छा ऑप्शन चाहिए तो राजेश पालिया साहब से पूछ लिया, पालिया साहब कोई बढ़िया ऑप्शन बता दीजिए, तो पालिया साहब से एक अच्छा ऑप्शन ले लिया जाएगा। या कोई सेठी साहब से एक इन्वेस्टमेंट पिक ले ली, या फिर किरण जी को बोल दिया, किरण जी कोई बढ़िया टेक्निकल पिक निकाल के दीजिए, कोई एफएनओ की पिक निकाल के दीजिए। तो एक्सपर्ट्स का पूरा जो कुछ भी अनुभव है, उनकी एक्सपर्टाइज है, वो इस शो में आपको दिखेगी। और 2 बेहतरीन टीम्स आपके लिए 10-10 शेयरों की बनकर आएगी, जिस पर आपको फोकस करना है। तो दीप ये हमारा स्पेशल शो होगा और इस स्पेशल शो पर जो हमारी थॉट प्रोसेस है, कुणाल जी, उस पर एक राय आपसे लेना चाहता हूँ। और अगर आपको लगता है इस शो में और कुछ किसी तरह के और इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है तो प्लीज़ वो भी सजेस्ट करें। अनिल जी देखिए, सबसे अच्छी बात तो यह है कि अब तैयारी जल्दी होने लगेगी। अनिल जी आमतौर पर तो अब आजकल लोग 7:15 बजे के बाद से 8:30 बजे के बाद से सोचते हैं बाजार के बारे में, अब 7:30 से सोचने लगेंगे। तो अनिल जी ये बहुत बढ़िया है। और अनिल जी एक कॉम्प्रिहेंसिव शो है, तो मैं सुन रहा था कि इन्वेस्टमेंट के लिए भी है, ट्रेडिंग के लिए भी है और साथ में टीम्स भी बनेंगी। तो बहुत ही बेहतरीन शो होने जा रहा है अनिल जी। तो अब जल्दी उठना पड़ेगा सभी लोगों को। बिल्कुल, और हमेशा की तरह उसका एक अपडेट तो दीप आपको हमेशा देंगे 9 बजे बाद, वो अपडेट तो मिलने वाला ही है। तो दीप, ये है स्पेशल शो जिसका वादा मैंने किया था पिछले हफ्ते आप सब लोगों से कि मैं उस पर काम कर रहा हूँ, कुछ ना कुछ आपके लिए बेहतरीन लेकर आने वाले हैं। तो ये शो है, सोमवार से शुरू करेंगे, देखिएगा और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। एक और चीज़ है, मस्ती की पाठशाला, सस्पेंस रखूँगा, बताऊँगा आपको कि क्या कुछ होने वाला है, लेकिन इतना भरोसा रखिए हर बार मस्ती की पाठशाला आपको बड़ा खुश करती है, आपको गुदगुदाती है, हंसाती है, मूड माहौल ठीक करती है। इस बार की जो होगी, अब तक की जो हुई है, उससे सबसे बेहतरीन, बेस्ट होगी, बेटर देन द बेस्ट। बस इतना भरोसा रखिए, बताऊंगा आपको। जी दीप। बिल्कुल अनिल जी, तो जैसे कि मार्केट की गति में कोई ब्रेक नहीं लग रहा है, इसी तरह इनोवेशन का जी बिजनेस पर कोई ब्रेक नहीं है। लगातार आपको बेहतरीन शोज ला के देंगे हम, और इस सोमवार से एक नई पेशकश होगी आपके लिए, ट्रेडर्स डायरी। बेहतरीन कॉल्स की बात कर रहे हैं तो पालविया साहब का भी स्वागत करते हैं। पालविया जी, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले बताइए आपकी आज की पिक ऑफ द डे क्या रहेगी सर? गुड मॉर्निंग दीपांशु जी, गुड मॉर्निंग अनिल जी। आज की पिक ऑफ द डे रहेगी बंधन बैंक। बंधन बैंक में देखें तो स्टॉक में एक लोअर साइड पे एक बेस फॉर्मेशन ऑलरेडी हो चुका है। नियर टर्म चार्ट पे देखें तो स्टॉक में काफी अच्छा एक्यूमुलेशन पिछले दिनों में देखने को मिला है। मुझे लगता है आज एक्सपायरी डे है, तो कैश के लेवल बताता हूँ, 298 पे क्लोज हुआ है, तो 298 पे बाय करना है। इसका स्टॉप लॉस रखें 293 का, और मुझे लगता है इसमें जो आज के लिए टारगेट आना चाहिए वो 310 315 तक के टारगेट आते हुए दिखना चाहिए। तो बंधन बैंक रहेगी आज की पिक ऑफ द डे। बंधन बैंक, सेठी साहब को भी ये स्टॉक पसंद है, ऑलमोस्ट सिमिलर टारगेट्स वहां पर सेठी साहब ने भी दिए हैं और पालविया जी भी यहां पर आपको खरीदारी की राय दे रहे हैं। सुमित जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुमित जी, गुड मॉर्निंग, बताइए आपकी पिक ऑफ द डे क्या है सर? गुड मॉर्निंग दीपांशु। बैंक निफ्टी हमें बहुत मजबूत लग रहा है दीपांशु। हमें लगता है कि बैंक निफ्टी यहां से एक अच्छा अपसाइड मूव दिखाएगा और सबसे बड़ी बात तो जो शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी वो देखने लायक होगी। आप ये मान के चलिए कि बहुत टाइम के बाद बैंक निफ्टी 23,000 के ऊपर सस्टेन कर रहा है और जैसे ही ये आज का एक्सपायरी खत्म होगा तो ऐसा लगता है कि एक अच्छा अपसाइड मूव देखने को मिल सकता है। तो बैंक निफ्टी में यहां से मूव देखने को मिलेगा तो बैंकिंग स्टॉक्स और एनबीएफसी या फाइनेंशियल स्टॉक्स में एक अच्छा अपसाइड मूव देखने को मिल सकता है। एल&टी एफएच, एल&टी फाइनेंस, ये चार्ट्स के ऊपर अच्छा दिख रहा है। कल स्टॉक ने लोअर लेवल से एक अच्छा अपसाइड मूव दिखाया है। यहाँ पे मेरे को लगता है कि एक फ्रेश अपसाइड मूव स्टॉक के अंदर देखने को मिलेगा, जिसके अंदर 75 रुपए का पहला टारगेट होगा और वो लेवल्स ब्रेक होने पे 80 रुपए तक का अपसाइड मूव एल&टी फाइनेंस के अंदर देखने को मिल सकता है। जिन्होंने लॉन्ग पोजीशंस बनाई है वो अपनी पोजीशंस को होल्ड करें, कोई भी डिप आता है तो फ्रेश खरीदारी करें। 68 का स्टॉप लॉस, बाय करें एल&टी एफएच, ऊपर में टारगेट 75 रुपए से लेके 80 रुपए तक देखने को मिल सकता है।
L&T फाइनेंस, यहाँ पर आपको खरीदारी करनी है और हम पिछले दिनों में देख भी रहे हैं कि बैंक्स फाइनेंशियल्स में बढ़िया तेजी है। L&T फाइनेंस में भी एक अच्छा रिबाउंड आपने देखा है।